और उसको वो एक्सप्लेन करता है आगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा, वो अपनी विचार सोच में पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है और वो पूर्णतः स्वदेशी है। और ये बात ऐसे ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा वो जनादेश विचार को बदलने के लिए था। वो किस सीमा तक हमारे दिमाग में भरी हुई थी लीगेसी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा बजट 2014 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। अब मोदी जी ने आकर उसको 1 फरवरी कर दिया है। क्यों 28 फरवरी को होता था? इसलिए कि अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से वो चलता था। इंग्लैंड में जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने रहते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है और कोई कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामकाज शुरू ही मार्च से होता है। तो उन्होंने इस हिसाब से तय किया कि बजट का प्रस्तुतिकरण 28 फरवरी के आसपास या 1 या 2 मार्च को होता था। मगर हमारे यहां के मौसम के अनुसार तो यह नहीं है। हमारे यहां मध्य जून में मानसून आ जाता है। मानसून का एक बड़ा रोल है भारत में। दक्षिण भारत में तो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। तो अगर हम मार्च में बजट पास करते थे तो अप्रैल और मई 2 महीनों के अंदर, यानी बजट सत्र समाप्त होते होते तो अप्रैल आ जाता था, जहां जहां आवंटित बजट पहुंचना चाहिए था वो उस समय तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी ने कहा अब यह विचार छोड़ो और 1 फरवरी को होता है तो अब मानसून शुरू होने से पहले सब जगह बजट सही ढंग से पहुंच जाता है। और वो मानसिकता कैसी थी, याद करिए, अटल जी की सरकार आने से पहले तक 1998 भारत का पहला बजट था जो 11 बजे संसद में प्रस्तुत हुआ। इससे पहले सारे बजट 5 बजे होते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से एक परंपरा चली आ रही थी कि जब ब्रिटेन में सुबेरे के 12 बजे होते थे, यहां 5 बजे होते थे, इसलिए यहां 5 बजे होता था। सोचिए, गुलामी की मानसिकता। 50 साल तक भारत अपना बजट अंग्रेजों के समय के अनुसार चलाता था। आप देखिए उसके बाद बदलाव और आया। अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष भारत की नौसेना का ध्वज बदला गया है। उसमें विक्टर क्रॉस होता था। क्यों होता था भाई? क्या जरूरत थी उस विक्टर क्रॉस की? और उसमें अब भारत की नौसेना का एम्बलम जिसमें शन्नो वरुणः लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ जो एक हेक्सागोनल वो बना है जिसमें गोल्डन स्ट्रिप बनी हुई है, वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सिंबल से लिया गया। इसलिए अगर उस अखबार ने लिखा तो गलत नहीं लिखा था। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट पर जो बैंड बजता था वो क्वीन के सम्मान में बजने वाले गाने एबाइड बाई के ऊपर बजता था, आजादी के इतने साल बाद भी। अब उसे चेंज कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। अब वो उस धुन पे बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और इतना ही नहीं, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देखें इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए तो लिखा होगा बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911 एंड इम्बोज्ड आर द नेम ऑफ दोज सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जिन्होंने जान दी, सिर्फ उन सैनिकों का स्मारक था, भारत के सैनिकों का कोई स्मारक ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वॉर मेमोरियल बना है। भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका भी सम्मान किया गया है। और इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। 20 साल बाद भी आजादी के किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही और वो हटाने का काम हुआ और अब वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी। इवन आप याद करिए, आपके महाराष्ट्र में हमारी जब सरकार आई, पहली शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार 1995, उससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस ही था। स्वतंत्र भारत में 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस ही कहलाता था, फिर उसका नाम बदला गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बड़े बदलाव का आगाज था वो बदलाव, और वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब राजपथ का भी नाम, जिसका नाम पहले किंग्स वे होता था, फिर बदल के राजपथ किया गया। तो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, भाव तो नहीं बदला, भाव तो राज का ही रहा। अब वो कर्तव्य पथ हो गया। और इतना ही नहीं हुआ भाई, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का क्या काम, तो अब वो भी अमृत उद्यान हो गया है। तो मैंने इसलिए कहा कि इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आपके नगर का नाम बदला तो ये और संतुष्टि की बात थी। आप समझिए कि मोदी जी की सरकार किस विचार को बदलने के लिए आई थी।
और वो विचार कहां से था? 15 अगस्त 2014 को आप उनका पहला स्पीच देखें तो उसमें 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में कहा जाता है ये तो नॉन पॉलिटिकल है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये तो किस बातों को, उन्होंने क्या बातें बोल दी। एक था स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो सामाजिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। मगर मैं कह रहा हूं यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए, शासन बदलने के लिए नहीं आई थी, शासन की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आई थी, एक मानसिकता बदलने के लिए आई थी। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया। 9 साल पहले याद करिए हाथ में किसी के कोई कागज का टुकड़ा रैपर होता था, जितनी आसानी से लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे, अब लोग देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ादान कहां है, वहां जाके फेंकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अंतर पड़ा कि पिछले 9 वर्षों में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है और पहली बार पिछला एक ऐसा वर्ष आया है जब लड़कियों की संख्या नवजात शिशुओं में लड़कों से अधिक हुई है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह बहुत ही स्क्यूड था यह अनुपात, वहां भी भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि विचार सब तरफ बदलाव दिखा है। और आजादी के बाद हम लोग एक लंबे समय तक संघ का एक गीत था जो कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। उसको इंश्योर करने के लिए मोदी जी ने जनधन योजना घोषित की। 48 करोड़ लोग के पास आज जनधन अकाउंट है और लोग कहते थे कि साहब अकाउंट खुलेंगे नहीं। माननीय भागवत कराट जी निश्चित रूप से यह विषय को जानते होंगे, ना आरबीआई तैयार थी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी 2014 में, पर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे 31 मार्च 2015 तक 12 करोड़ अकाउंट चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1-1.5 करोड़ से अधिक खोले नहीं जा सकते। मगर खुले तो लोगों ने कहा इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा खोलो तुम अकाउंट, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ और आज उन अकाउंट्स में 1,92,000 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में है। और उससे जानते क्या लाभ हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ तो एक दौर में भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा। और आप सबने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता, पर पूरा वक्तव्य नहीं ध्यान होगा आप लोगों को। जानते हैं सदन में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है तो वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ जाते जाते 85% हाथ वालों के हाथ में पहुंच जाया करता था, वो अब रुक गया। और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आप समझिए कि उसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार का जो पिल्फरेज हो जाता था, यानी वो पैसा ऐसी जगह चला जाता था जो करप्शन में चला जाता था, वो बचा। वो कैसे बचा, 4-4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड निकले जो सिर्फ कागज पे थे, वो व्यक्ति कभी थे ही नहीं। 1 करोड़ के आसपास ऐसी महिलाएं थी जो थी ही नहीं, उनके पेंशन ली जा रही थी। और तमाम ऐसी चीजें कि जो कि कभी सर्टिफिकेट पर ही थी और उनके द्वारा करप्शन हो रहा था। तमाम ऐसे गैस कनेक्शन थे जिनकी सब्सिडी ली जा रही थी और वो हकीकत में नहीं थे, वो सारी चीजें समाप्त हुई। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 50 करोड़ लोगों को हेल्थ का कवर देना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी हो, या फिर आप देखें कि ये जो एलईडी बल्ब्स थे, ये 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा थी। तो एक तो हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति पहुंचे जो उसकी जरूरत है। अब दूसरी चीज आती है विकास। अब विकास में हम कहां पर पहुंचे, आज समझिए 37 किलोमीटर पर डे भारत में सड़क बन रही है। 70 एयरपोर्ट थे हमारे आने से पहले, 140 एयरपोर्ट हो गए। हमारे आने से पहले केवल रेलवे का 30% से भी कम 25% इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो 90% हो गया है। और एफिशिएंसी इस लेवल की आई है कि अगर देखिए भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। हमारी सारी पावर की आवश्यकताएं मेजॉरिटी कोयले से पूरी होती थी। अगर हम कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पादन पे जाते तो महंगा भी पड़ता और प्रदूषण पे भी भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आकर शुरू किया सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी का एक टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत का 40% पावर का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से होगा। और यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि वो टारगेट 8 साल पहले अचीव हो गया 2022 में। अब वो 2030 के लिए 50% कर दिया गया है।
हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि हम भी सोलर एनर्जी करेंगे, मगर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में जो परिवर्तन आया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका लीडर भारत बना। अब आप यही देखिए कि विकास में हम उस सीमा तक पहुंचे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और यह भी संयोग देखिए कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने जो कभी हम पे हुकूमत करता था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यदि भगवान ने चाहा तो चंद वर्षों में, अगले 5 साल में। और उससे भी अधिक संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन में जहां अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों पे इसलिए हुकूमत करने की जरूरत है कि इन्हें राज करना नहीं आता, हम इन्हें बताएंगे राज कैसे होगा, वहां पर उनकी सरकारों में इतनी उठापटक हुई कि एक भारतीय आज राज करके उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जा सकता है।